नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस एकेडमी में। चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स ऑफ 23rd of March 2022। द sources of news of course will be Assam Tribune, the Hindu, the Indian Express and different other standard newspapers. So let's start with it, but before starting let me remind you that ये डाउनलोडिंग सेक्शन जो है इस PDF का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड रिगार्डिंग टेकिंग एडमिशंस इन आवर इंस्टीट्यूट, इफ यू एट ऑल वांट टू टेक मोर फर्दर इन्फॉर्मेशन दैन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट थ्रू दीज नंबर्स। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला 23rd मार्च आज सेलिब्रेट किया जा रहा है मार्टायर्स डे। क्यों? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को इसी दिन हैंग किया गया था ना। अगर एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो GS1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव या फिर प्रीलिम्स से ऑफकोर्स आप डायरेक्टली इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप बहुत सारे फोल्डर पॉइंट्स अपने मेंस में तो इंक्लूड कर ही सकते हैं आंसर राइटिंग में, बट प्रीलिम्स में भी आपको बहुत हद तक मदद देगा। राइट, सोर्स अगेन डायरेक्ट है, आसाम ट्रिब्यून से लिया गया। ऑलराइट, सो भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु 1931 में इनको हैंग टिल डेथ का ऑर्डर दिया गया था। ऑफकोर्स क्यों? क्योंकि असैसिनेट इन्होंने किया था जॉन सॉन्डर्स का ना। देखो ये, लेकिन जेम्स स्कॉट का असैसिनेशन करना चाहते थे। जेम्स स्कॉट कौन थे? या वो थे जिन्होंने लाला लाजपत राय को जो है ना लाठी चार्ज के, मतलब इनके ऊपर लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था, है ना, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। राइट, उसी से गुस्सा होकर बेसिकली ये लोग जेम्स स्कॉट को असैसिनेट करना चाहते थे, बट गलती से सॉन्डर्स को असैसिनेट इन्होंने कर दिया। राइट, तो इसीलिए बेसिकली इनको ये सज़ा मिली ना। भगत सिंह के बारे में अगर देख लेते हैं, क्योंकि देखो राजगुरु, सुखदेव, उनके बारे में ज़्यादा उतना हम लोग नहीं पढ़ते, बट भगत सिंह को कहीं ना कहीं एक मेन फिगर एज अ फिगर हम लोग पढ़ते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट हिम अ बिट। वो भगत सिंह जो है उस जनरेशन्स के थे जो क्या जनरेशन बीच का था। किसके बीच का था? एक तो एक्सट्रीमिज्म वाला फेज था लाल बाल पाल का, पता ही होगा आपको, और दूसरा वाला था गांधीयन फेज जो क्या नॉन वायलेंट मास एक्शन का था। ठीक है, उसके बीच वाले फेज के कहीं ना कहीं भगत सिंह थे। 1924 में इन कानपुर ये मेंबर बने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा फाउंड नहीं किया गया था। राइट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा 1923 में फाउंड किया गया था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, दैट बताओ भाई भगत सिंह ने फाउंड किया ये, तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग बस है। राइट, एनीवेज 1925 में भगत सिंह रिटर्न टू लाहौर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो एक मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना कर रहे थे, जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। ध्यान रहेगा। अच्छा, भगत सिंह जो है सोहन लाल जोश के साथ भी उन्होंने काम किया और साथ ही साथ ज्वाइन किया था द एडिटोरियल बोर्ड ऑफ कीर्ति। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स है, खैर याद करने लायक है। एनीवेज नेक्स्ट जो है दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया यह न्यूज़ एयर क्वालिटी से रिलेटेड था। क्यों? क्योंकि देखो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो रिलीज़ किया गया था ना, उसमें पाया गया था दैट दिल्ली जो है 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है ना। और इसीलिए ये भी बोला गया था दैट देखो इस क्वालिटी रिपोर्ट में, जो एयर क्वालिटी रिपोर्ट है उसमें क्लियरली ये भी बोला गया था ऐसा कोई भी इंडियन सिटी नहीं है जिन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट किया ना। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे बोला जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ क्वालिटी एयर स्टैंडर्ड, तो क्या उन्होंने सेट किया था? कौन सा स्टैंडर्ड सेट किया था? देखो उन्होंने बोला था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड बोलता है दैट कोई भी रीजन में 5 माइक्रोग्राम ऑफ पॉल्यूटेंट्स ही हमें दिखना चाहिए पर क्यूबिक मीटर। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर पॉल्यूशन लेवल रिस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा है। ठीक है, समझ रहे बात? अच्छा, साथ ही साथ इस जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में बोला गया है दैट ये दिल्ली जो है पास्ट 4 साल से टॉप पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ द होल वर्ल्ड है। इनफैक्ट अगर इंडियन सिटीज़ की ही हम लोग कंसिडर कर ले तो टॉप 550 कंट्रीज़ में ना 35 सिटीज़ जो है वो इंडिया से ही बिलोंग कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हो? अच्छा, ये मैप देख लो, इस मैप से आपको कहीं ना कहीं रफ एस्टिमेशन मिल जाएगा दैट ओवरऑल ऐसे कौन कौन से रीजन के कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। रेड वाले रीजन जो है, ये वाला पूरा रीजन देख रहे हो, चाइना तक है ना, पूरा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रीजन है। बट वहीं पर अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ देख लो, आप नॉर्थ अमेरिका रीजन देख लो, ऑस्ट्रेलिया, अगेन ये यहाँ पे तो खैर अंडर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, रशिया में भी अंडर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, बट यहाँ इन रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन्स ऐसे है जहाँ पर ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ है, और ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में ही हमें ज़्यादातर यह प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है ना।
जब भी हम एयर पोल्यूशन की बात करें और पार्टिकुलेट मटेरियल मैटर की नहीं बात करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। पार्टिकुलेट मैटर, राइट। अब देखो पार्टिकुलेट मैटर का भी दो फॉर्म होता है, एक होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, एक होता है पार्टिकुलेट मैटर 10, राइट। अब पार्टिकुलेट मैटर 10 क्या होता है, इसको अगर क्लियरली आपको समझा जाए, सोचो ये जो है ना, सोचो यह आपका सिर का बाल है, राइट। बाल देखे हो ना आपने, देखो उसकी मोटापा कितना है ना, कुछ भी नहीं है, एकदम माइन्यूट। बट उसको भी अगर आप 1 2 3 4 5 भागों में विभाजित कर दोगे ना, तो वो जो डायमीटर आएगा, जो स्फेयर या फिर सर्कल बन रहा है इसको डिवाइड करने से, वो होगा पार्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है। एक भाग उसका हुआ पार्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है। अब उस एक भाग को भी अगर आप 4 भागों में विभाजित कर दो, है ना, तो हुआ पार्टिकुलेट मैटर 2.5। समझ रहे हो कितना माइन्यूट होगा? कैन यू इमेजिन इट? अपना बाल को छुओ तब आप समझ जाओगे। इतना मोटा आपका बाल है, इसको अगर 5 भागों में विभाजित कर दो तो आपका बनेगा वो पार्टिकुलेट मैटर 10, राइट। और उसको फर्दर अगर 4 भागों में विभाजित कर दो तो बनेगा पार्टिकुलेट मैटर 2.5। और क्लियरली यही बोला गया है दैट पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है आपके सेहत के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके लंग्स में घुस गया, अगर लंग्स में सेटल कर गया, तो समय के साथ साथ धीरे 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 वो आपके लंग को डैमेज करने की प्रोबेबिलिटी रखता है, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है दैट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो है, स्पेसिफिकली जैसे दिल्ली ले लो, राइट, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, तो ये सब रीजन्स में बच्चों के सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान रखने को बोला जाता है। क्योंकि बच्चे का फेफड़ा जो है ना, बच्चों का फेफड़ा बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है। अब देखो बड़े लोगों का फेफड़े में अगर घुस जाए तो अगेन नुकसान तो पहुंचाएगा ही, बड़ों की जान ले लेगा, तो सोचो बच्चों का क्या हाल होता होगा। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए पार्टिकुलेट मैटर जो है उसको हमें ऑफकोर्स रेगुलेट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। डस्ट, डर्ट, सूट्स, स्मोक और लिक्विड ड्रॉपलेट्स में जो है पार्टिकुलेट मैटर जो है वह तैरते रहते हैं, ठीक है। और इनकी कैपेबिलिटीज़ है पार्टिकुलेट मैटर की दैट ये जो है एयर में बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपके भी अगर आसपास बच्चे हैं या फिर आपके खुद के बच्चे होंगे तो लेट मेक श्योर दैट उनको मास्क जरूर पहना है, अगर स्पेसिफिकली ये पोल्यूटेड सिटीज़ में अगर आप रहते होंगे। एनीवेज, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, मुल्ला पेरियार डैम को रिलेटेड न्यूज़ था ना। क्यों न्यूज़ था? क्योंकि तमिलनाडु जो है कुछ क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने लगाना था मुल्ला पेरियार डैम में, बट अभी भी उन्होंने नहीं लगाया है। और केरला ने बेसिकली पिटिशन फाइल किया है तमिलनाडु के खिलाफ। ना ध्यान दीजिएगा, पहले तो इसका लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर से मैं ये डिस्कस करूंगा, तब आपको कंफ्यूजन क्लियर होगा। अरे यार केरला तमिलनाडु में झगड़ा क्यों हो रहा है, जब मुल्ला पेरियार डैम जो है ये पूरा केरला में लाई करता है। देख रहे हो, देखो केरला का अगर लैंड बाउंड्री देखोगे, ठीक है, कुछ ऐसा है, ठीक है, देख रहे हो, ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये यहाँ से ऐसे आता है, ठीक है, ओके। अच्छा, मुल्ला पेरियार डैम का है वो यहाँ पर है, देख रहे हो कितना दूर है बॉर्डर से, अच्छा खासा दूर है यार, है ना। तो इशू क्या है केरला और तमिलनाडु के बीच में? केरला क्यों पिटिशन फाइल कर रही है तमिलनाडु के खिलाफ? ये तो तमिलनाडु का तो कुछ लेना देना है ही नहीं ना, उनको क्या फर्क पड़ता है भाई, केरला को खुद लगा देना चाहिए। मतलब ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स की जो बात की जा रही है ये अर्थक्वेक रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, राइट। दैट बाई चांस अगर अर्थक्वेक आ गया और अगर सिस्मिक कितना इंटेंसिटी का सिस्मिक वेव्स आया, तो उससे एटलीस्ट एक यू नो एक इंडिकेशन पहुंचेगा केरला गवर्नमेंट तक, और केरला गवर्नमेंट उस टाइम स्पैन के बीच में जो है कुछ ना कुछ एक्शंस ले सकती है, ठीक है। तो इसीलिए केरला गवर्नमेंट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था दैट प्लीज़ आप ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो यहाँ पर लगाइए, राइट। बट और ये इसका अराउंड 1991 को ये वर्डिक्ट पास किया गया था, तब से अभी तक ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लगाया गया है, राइट। और केरला गवर्नमेंट कंसर्न पता है क्यों है? क्योंकि इस जो मुल्ला पेरियार डैम है ना, ये 123 साल ओल्ड है, 123 ईयर ओल्ड डैम है। तो सोचो इतनी बूढ़ी डैम हो गई है ये, ठीक है। सो अगेन कुछ तो केयर करना बनता है ना जी, है ना। अच्छा, अब जो मैंने जो आपको बोला दैट केरला और तमिलनाडु के बीच में ये इशू क्या है, देखो ब्रिटिश रूल के समय जो था ना, एक एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन द देन रीजन्स, राइट, केरला और तमिलनाडु, है ना। और तब जो है केरला के द्वारा तमिलनाडु को एक लीज दे दिया गया था 999 ईयर्स का, समझ रहे हो। तो बहुत, अभी तो खैर बहुत साल है। अब इस लीज के तहत फ़ायदा क्या मिलता है, जो ये जो नदी जो निकलती है ना, इससे क्या है ना, इसका जो अपर रीचेस से कुछ पानी है ना, वो
तमिलनाडु अपने तरफ खींच लेता है कुछ कुछ पानी, क्योंकि एक्सेस पानी होता है इसमें, ठीक है, उतना केरला को चाहिए भी नहीं है ना, तो इसलिए केरला भी गवर्नमेंट, इसमें कोई इश्यूज है ही नहीं। देखो इशू बेसिकली बड़ा वाला इशू नहीं है, बट मेन इशू यही है दैट उन इंस्ट्रूमेंट्स को लगाना पड़ेगा इस डैम के ऊपर, जो क्या केरला गवर्नमेंट चाहती है तमिलनाडु गवर्नमेंट से, और तमिलनाडु गवर्नमेंट अभी भी नहीं लगाई है, राइट। बट यह वाला इशू नहीं है दैट हाँ इस डैम का पानी तमिलनाडु गवर्नमेंट क्यों यूज़ कर रहा है, नहीं यार, ऑफ कोर्स यार तमिलनाडु गवर्नमेंट देखो कहाँ, तमिलनाडु लाई कहाँ करता है आपको पता होना चाहिए, ये रेन शैडो रीजन ऑफ हिमालय, आई मीन वेस्टर्न घाट में लाई करता है क्या, नहीं, रेन शैडो रीजन पता है ना क्या हुआ, यहाँ पे देखो वेस्टर्न घाट है, जो रेंज जो आती है, ठीक है, वो साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू आती है। अब साउथ वेस्ट मानसून जो है दोस्तों यहीं पर आपका जाके ओडोग्राफिक रेनफॉल क्रिएट कर लेता है, राइट। और इसके दूसरे वाला साइड वाला जो रीजन है जहाँ पर रेनफॉल नहीं होता है उसको कहते हैं हम लोग रेन शैडो रीजन, और उस रेन शैडो रीजन के लिए जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 999 ईयर्स की लीज पर इस मुल्ला पेरियार डैम के अपर रीचेस से पानी को अपने तरफ डाइवर्ट करने का जो है आश्वासन लिया है फ्रॉम द केरला गवर्नमेंट। क्लियर हो गया अभी चीजें, है ना। अच्छा, इसको एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑफकोर्स GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट से तो इंक्लूड कर ही सकते हैं, बट एक छोटा सा इंटरस्टेट इशू भी है जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, और ऑफकोर्स सोर्स तो द हिंदू से हम लोग ये इन चीज़ों को लिए हैं, ठीक है। एनीवेज, नेक्स्ट जो न्यूज़ है अगेन सोर्स लिया गया द हिंदू से रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है दैट श्री रामनाथ कोविंद जी जो क्या अभी के प्रेजेंट हमारे प्रेसिडेंट है, उनका टेन्योर जुलाई 2022 को ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अब उनका अगर टेन्योर ख़त्म होगा तो या तो ही कुड बी री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या तो ऑफ कोर्स इंस्टेड ऑफ हिम द गवर्नमेंट विल डिसाइड दैट किनको नॉमिनेट करना है, ठीक है। एनीवेज, नॉमिनेशन होगा, उसके बाद फिर से इलेक्शन होगा, है ना। और ये इलेक्शन का मोटिव क्या, किस टाइप से इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे हम लोग MLAs को वोट करते हैं ना, या फिर MPs को वोट करते हैं, वो क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन, हम लोग जाके वोट कास्ट करते हैं, राइट। बट यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनने के लिए हम और आप वोट नहीं कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पे कौन लोग वोट करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, ठीक है। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में फर्दर जो गवर्नमेंट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, स्टेट असेंबली के, जैसे आप कोई जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना, सॉरी पटना क्या बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरला, तमिलनाडु, तो वैसे स्टेट असेंबलीज में जो इलेक्टेड लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, देखो क्योंकि असेंबलीज में या फिर नेशनल असेंबलीज में देख लोगे जैसे लोकसभा, राज्यसभा में इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड भी होते हैं। नॉमिनेटेड को मैं कंसीडर यहाँ पे कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट एंड नेशनल आई मीन इलेक्शंस जो है उनको राइट मिलता है, वो लोग इंक्लूड होते हैं इन द इलेक्टोरल कॉलेज, और उनको राइट मिलता है टू इलेक्ट इनडायरेक्टली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, आप बताइए तो हम लोग जो डायरेक्ट इलेक्शंस करते हैं उसमें किस टाइप का वोटिंग सिस्टम होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए मैं खुद ही बता देता हूँ आप लोगों को, चलिए कमेंट सेक्शन में ही लिखिए, तब मज़ा आएगा, है ना। क्योंकि इंटरेक्ट कीजिए, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट कीजिएगा उससे आपका भी नॉलेज बनेगा, और आप देखिएगा दैट आपको दोस्त लोगों ने क्या क्या आंसर लिखा है, राइट। उससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगी अगला आंसर जिससे आपको देने को मन करे, ठीक है। और जो आंसर सही देगा उसको मैं नीचे एक हार्ट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो मेक श्योर टू गिव योर आंसर करेक्टली। एनीवेज, आर्टिकल 54 मेंशन करता है हमारे ऑफकोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दैट देयर शैल बी एन इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चीज़ इसलिए ध्यान में रखिए ना, दैट बीच बीच में क्या करता है ना, दैट जैसे वो बोलता है ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दे दिया, दो स्टेटमेंट दे दिया, तीन स्टेटमेंट देगा, और बोल देगा 1 and 2 ओनली, 1 ओनली, 3 ओनली, 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन दे दे तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दैट इस टाइप के फैक्चुअल चीज़ें आराम से इंक्लूड करती है यूपीएससी, ठीक है। आप APSC भी देख लीजिएगा, UPSC के पेपर्स भी देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ नॉमिनेटेड मेंबर्स, जैसे मैंने बोला, बोथ ऑफ द हाउसेज एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर नॉट अलाउड टू वोट, उन लोग को अलाउ ही नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करने का। और इलेक्टोरल कॉलेज जो है, जिसके लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म किया जाता है, वो किस किस का कंसिस्ट होता है, ऑफकोर्स लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राइट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ क्या, 3 रीजन, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो इन तीनों के जो आपका जाके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उन लोग के द्वारा इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, जिससे फर्दर
प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस किया जाता है। जैसे बोला बोला था आर्टिकल 55 का यूज़ किया जाता है, और प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाई इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब आर्टिकल 55 में क्या स्टेट किया जाता है वही चीज़ लिखा हुआ है। इलेक्शंस जो है वो सीक्रेट बैलेट से कंडक्ट की जाएगी, और इलेक्शंस जो है इट विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई ए मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे सोचो एक बंदे, दो, तीन, राइट, तीन लोगों ने इलेक्शन में खड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको वोटिंग तीनों जन को करना है ना, बट आपका प्रेफरेंस रहेगा वोटिंग में, है ना, दैट आप पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर में किसको रखना चाहोगे? क्या आप पहला नंबर में ये दूसरा नंबर वाले कैंडिडेट को रखना चाहोगे, दूसरा नंबर में पहला नंबर वाले कैंडिडेट को रखना चाहोगे, और तीसरा नंबर में तीसरा नंबर वाले कैंडिडेट को रखना चाहोगे, है ना? फिर आपके तरह और भी तो बहुत लोग रहेंगे ना, वो लोग अपना प्रेफरेंस डालेंगे दैट किस किसको सेलेक्ट करेंगे, फिर तीसरा बंदा आपका प्रेफरेंस डालेगा किस किस को पहले नंबर में किसको सेलेक्ट कर रहा है। अगर सोचिए पहले नंबर वाले को मेजॉरिटी आ गया, जैसे ये दूसरे नंबर वाले को मेजॉरिटी, दैट इज ये वाला बंदा, ठीक है, पर्सन बी, है ना, ये अगर जीत गया तब तो डायरेक्टली इलेक्शन जीत गया। बट सोचिए अगर क्या होता है ना, टाई हो जाएगा। अगर सोचो पहले कोई दो के बीच में टाई हो गया, वो इसके बीच में और इसके बीच में, उस टाई ब्रेकिंग के केस में क्या होगा दैट तीसरे वाला जो है ना, तीसरे वाले को हटा दिया जाएगा, है ना, और तीसरे वाले का वोट जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा दैट हाँ मतलब ये इसने पहले किसको सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो जैसे इसने तीसरे वाले को तीसरे नंबर में सेलेक्ट किया था, तो अभी इसका वोट जो है, इसका वोट भी यहाँ पे पहले ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे करके बेसिकली ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है यह काम करता है, ठीक है, और ऑफ कोर्स दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एनीवेज कुछ और भी अगर फैक्ट्स देखें तो क्या एलिजिबिलिटी होता है दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का? देखो अगेन ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन फॉर श्योर, हिज एज जो है वो मिनिमम 35 ईयर्स तो होना ही चाहिए, है ना, ध्यान देना, प्रेसिडेंट अगर हो गए तो आपका मिनिमम 35 ईयर होने चाहिए, राइट। बट अगर बोलो अगर लोकसभा में अगर आपका इलेक्शन चाहिए तो कितना आपका एज होगा? 25 ईयर्स मिनिमम आपको होना चाहिए। बट वहीं पर अगर मैं आपको बोलूँ दैट अगर आपका ग्राम पंचायत में इलेक्शन होगा तो उसमें कितना चाहिए? अगेन उसमें 21 साल चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। ही शुड क्वालिफाई द कंडीशंस टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ लोकसभा। ओके ऑफ कोर्स यार 35 साल के बंदे होंगे तो एंड ऑफ कोर्स जो लोकसभा के जो क्वालिफाइंग क्वालिटीज़ हैं वो सिर्फ इनके पास होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। टर्म्स ऑफ ऑफिस जो है एक बार अगर इलेक्शंस हो गया तो वो 5 साल के लिए इलेक्टेड रहते हैं। ओथ जो है इनको दिलवाया जाता है बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और रेजिग्नेशन अगर ये करना चाहे तो ये डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अपना रेजिग्नेशन डाल सकते हैं। इनका री इलेक्शन भी होता है, जी हाँ, अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब अभी जो रामनाथ कोविंद जी है, अगर ये अगर यू नो अगर उनको फिर से नॉमिनेट करवाया गया तो यस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन बी री इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंट सीट एज वेल, राइट। अब डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसको चैलेंज किया जाता है बाय इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इम्यूनिटीज क्या इंजॉय किया जाता है बाय प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट जो है ही कैन नेवर बी अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन ड्यूरिंग हिज टेन्योर। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ही एंजॉय स्पेशल इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल लायबिलिटी ऑफ हिज ऑफिशियल एक्ट। मतलब जो ऑफिशियल एक्ट करेंगे ना उनके लिए ऐसा नहीं दैट हाँ प्रेसिडेंट ने ये साइन कर दिया और वो अगर उसके कारण अगर कुछ अनहोनी हो गया तो उसके लिए प्रेसिडेंट को जेल में भर देना, ना। क्योंकि देखो प्रेसिडेंट जो काम करता है ना वो आपका एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके लिए उसके पर्सपेक्टिव में करता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, सवाल होता है दैट इनको ऑफिस से कैसे निकाला जाता है? बाय एन स्पेशल प्रोसेस, उसको कहते हैं हम लोग इम्पीचमेंट, ठीक है, और वो तभी होगा इम्पीचमेंट जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस है, आज तक हमारे देश में कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुए हैं, है ना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दोस्तों, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। अगेन ये भी अगर सोर्स देख लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा ये मैंने डालना भूल गया, द हिंदू है, ठीक है। वैसे तो ये अगर देख लीजिएगा पास्ट 1 साल से न्यूज़ में है ना। अच्छा, ये है क्या? नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, NLMC। यह एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो क्या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस
मतलब फॉर्मली अनाउंस किया है। वैसे तो पहले से मैं बोल रहा हूँ दैट पहले से ये न्यूज़ में था, बट फॉर्मली इसका अनाउंसमेंट हुआ इन द यूनियन बजट ऑफ 2021-2022। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा, ये काम करेगी मोनिटाइजेशन की ऑफ सरप्लस लैंड और बिल्डिंग्स एसेट्स जो है ना, जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या फिर डिफरेंट अदर गवर्नमेंटल एजेंसीज के पास है, उनको मोनेटाइज करने की काम करेगी। काइंड ऑफ डाइवेस्टमेंट अपने पढ़ा है ना, स्ट्रैटेजिक डाइवेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो दिस विल डू द स्ट्रैटेजिक डाइवेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, इट विल हेल्प जनरेट सब्सटेंशियल रेवेन्यू बाय मोनेटाइजेशन ऑफ अनयूज्ड एंड अंडर यूज्ड एसेट्स। एब्सोल्युटली यार, ऑफ कोर्स डाइवेस्टमेंट करेगी तो क्या करेगी, तो सरकार मेक श्योर करेगी दैट हाँ उसको कोई काम में लगाया जाए जिससे उससे सरकार को पैसे मिले, राइट। अच्छा, इट फॉल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखिएगा आप लोग। और ये जो कॉर्पोरेशन है, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, पूरा फुल्ली ओन किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, चलो अच्छा एक काम करते हैं, ये क्योंकि एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है ना दोस्तों, इसमें मैं काम करूंगा, आपको एक मेंस का क्वेश्चन इस पर करवा दूंगा। ठीक है, जिससे आपको पता चले दैट किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थोड़ा ब्रॉड बेस्ड वो क्वेश्चंस होने वाला है। ठीक है, सो मेक श्योर दैट आप उसको अटेंड जरूर कीजिए। नेक्स्ट इज हाइपरसोनिक वेपन्स। हाइपरसोनिक वेपन्स, देखिए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कंफर्म किया दैट जी हाँ, रशिया ने बिल्कुल यूज़ किया हाइपरसोनिक मिसाइल इन द ऑफेंसिव अगेंस्ट यूक्रेन। अब देखिए यूक्रेन में पता है दैट रशिया का इन्वेजन चल रहा है ना। पहली बार दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है दैट हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट पर्पस के लिए नहीं यूज़ किया गया है, बल्कि एक्चुअली में लड़ाई के बीच में यूज़ किया गया है। और वो यूज़ किया है रशिया ने अगेंस्ट द यूक्रेन, क्योंकि रशिया का मानना था यूक्रेन को कुछ एक ऐसा फैसिलिटी था जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एम्यूनेशंस रखे थे। ठीक है, तो उसको उड़ाने का काम बेसिकली इन्होंने किया है। ठीक है, एग्जाम यूटिलिटी पर्सपेक्टिव से देखिएगा तो ऑफकोर्स GS3 में डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज में यह हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में आप जरूर पढ़ सकते हो। एनीवेज, ऐसे ही मिसाइल जो है अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है सबसोनिक मिसाइल, ट्रांससोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, अब ध्यान देना, एक होता है मैक नंबर। इन डिफरेंट मिसाइल्स को जो है ना मैक नंबर से क्लासिफाई किया जाता है। मैक नंबर होता क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। मैंने जो आपको बोला, राइट, आप जो मेरा वॉइस सुन रहे हो ना, तो आप फॉर एग्जाम्पल आपके घर में इतने सारे रूम है। ठीक है, सोचो बहुत सारे रूम है आपके घर में, बहुत सारे रूम है ऐसा मानो, है ना। अब मैं आपका कंप्यूटर यहाँ पे रखा हुआ है, आप यहाँ से मेरा सुन रहे हो, है ना। और यहाँ बंदे से मतलब यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है वो मेरा साउंड कितना लेट से सुन रहा है। तो यहाँ से जो मेरा साउंड ट्रैवल करेगा ना यहाँ तक, वो साउंड ट्रैवल करेगा 1 मैक की स्पीड से, 1 मैक। ठीक है, मतलब दैट स्पीड विथ विच द साउंड ट्रैवल्स इज 1 मैक। इसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। 1 मैक से जो कम ट्रैवल करता है उसको हम लोग कहते हैं सबसोनिक मिसाइल, राइट। वो जब मिसाइल आपको जाएगा ना, आप आराम से देख पाओगे धीरे धीरे मिसाइल चल रहा है, एकदम एरोप्लेन की तरह ऐसे धीरे धीरे चलते रहता है। ठीक है, मतलब स्टिल वो क्या होता है दैट 1 मैक के कम से स्पीड से जाता है, राइट। एक होता है सुपरसोनिक के बारे में, हम लोग ट्रांससोनिक के बारे में नहीं पढ़ते, यूजुअली सुपरसोनिक के बारे में ज़्यादा पढ़ता है। जैसे ट्रांससोनिक भी ऑफकोर्स होता है, जो जिसका स्पीड है 0 to 8 से 1.2 मैक, है ना। मतलब ये थोड़ा डेविएट कर सकता है, 0.8 से 1.2 मैक तक का डेविएशन उसका होता है। ठीक है, वेलोसिटी भी देख लीजिए। अच्छा, सुपरसोनिक जो होते हैं, जैसे हमारा आप ब्रह्मोस ले लीजिए, राइट। रिसेंटली जो हम लोगों ने पाकिस्तान में हमारा जो मिसफायर हो गया था ब्रह्मोस, है ना, उसका अगर स्पीड देख लीजिए, उसका 3.8 मैक है स्पीड। ठीक है, 1.2 से 5 मैक तक का स्पीड को ये कहते हैं। हाइपरसोनिक क्या होता है, जो कि अभी रशिया ने टेस्ट किया है, रशिया ने यूज़ किया है बेसिकली, उसका स्पीड जो है 5 से 10 मैक। ये इतना स्पीड से चलेगा ना, मतलब निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। दिखेगा तो खैर देख तो नहीं सकते हो इसको आंख से, तो नंगे आंखों से तो नहीं दिखेगा, अनटिल अनलेस आप एक हाई डेफिनेशन कैमरा नहीं लेकर बैठे हो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये प्रॉपर दिखना, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखना बिल्कुल मुश्किल है ना। तो ये है। नेक्स्ट इज हाइपरसोनिक मिसाइल। ये खैर इसमें तो अभी तक शायद चाइना, रशिया जैसे कंट्रीज काम कर रहे होंगे, बट अभी तक जो बना हुआ है वो है हाइपरसोनिक। और ये हाइपरसोनिक अगर देख लीजिएगा अभी किस किस के पास है, USA, उसके बाद रशिया और चाइना इस पर काम कर रही है बहुत जोर शोर से, और इंडिया भी हद से मतलब बहुत ही तगड़े तरीके से काम कर रही है इसमें। क्योंकि ऑफ कोर्स यार, अगर हमारे दुश्मन के पास है चाइना, बहुत ही ज़्यादा मेजर दुश्मन है, राइट, तो ऑफ कोर्स हमारे पास भी होना चाहिए फ्यूचर के लिए। रशिया का जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका नाम है किंजल।
ठीक है, यह याद रखिएगा, किंजल डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ ये याद रखना, ठीक है। यह एक न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। ये कौन सी मिसाइल है? ये वाली मिसाइल देख रहे हो, यह वाली है आपका हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। फर्स्ट टाइम रशिया ने एडमिट किया है दैट जी हाँ, इन्होंने यूक्रेन के अगेंस्ट यह मिसाइल यूज़ किया है। और बैलिस्टिक मिसाइल से कंपेयर अगर कीजिएगा हाइपरसोनिक मिसाइल का, हाइपरसोनिक मिसाइल फॉलो बिल्कुल नहीं करती है प्री डिटरमाइंड पार्ट। जैसे क्या होता है ना, सॉरी, जैसे आप क्या बोलो, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होता है, जैसे न्यूक्लियर मिसाइल्स है ना, देखो ये भी न्यूक्लियर हेड वाली मिसाइल है लेकिन, है ना, बट एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, वो भी न्यूक्लियर हेड वाली मिसाइल होती है। देखो मैं आपको चलो एक मतलब प्रॉपर क्लासिफिकेशन दे देता हूँ। एक होता है क्रूज मिसाइल, राइट। इस पर क्या होगा ना, इस पर आप कोऑर्डिनेट्स डाल दो, है ना, इस मिसाइल को जहां से छोड़ोगे और आप जहां पर चाहते हो दैट हाँ पाकिस्तान के पेशावर में ही ये इस पॉइंट में इस वाले मॉल पे हिट करे, तो ये उसी मॉल पे जाकर हिट करेगी। या फिर अगर आप चाहते हो दैट हाँ पाकिस्तान की आर्मी हेड जहां पर जिस रीजन में बैठी हुई है उसी बिल्डिंग को जाकर हिट करे, तो क्रूज मिसाइल वहीं पर जाकर हिट करेगी, ठीक है। चलो, दूसरा होता है यूजुअली बैलिस्टिक मिसाइल, है ना, इस ये यूजुअली जो है इसमें न्यूक्लियर हेड्स लगाया जाता है। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या काम करती है, दैट सोचो आपको पाकिस्तान का पेशावर को उड़ाना है ना, तो आपने यहाँ से इस मिसाइल को छोड़ दिया, है ना, और आप इसको ट्रैजेक्टरी में छोड़ दिया, है ना, ये बैलिस्टिक मिसाइल है ना, तो आपने छोड़ के जस्ट यहाँ पर छोड़ दिया और ये कहीं पर भी आके हिट कर जाएगी, क्योंकि आपको ये पूरा रीजन को उड़ाना है ना जी, आपने न्यूक्लियर हेड इसमें डाला हुआ है ना, तो ये आपको जरूरी नहीं है दैट हाँ आप उसी बिल्डिंग पे ही हिट करो, ना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ मिसाइल सिस्टम, ठीक है। इसलिए इसको छोड़ दो हवा में, ये अल्टीमेटली जो गिरेगी ना उस रीजन में भले ही गिर जाएगी, क्योंकि उस रीजन के हिसाब से ही आपको उसका एंगल देना पड़ता है दैट किस एंगल पे वो उस बैलिस्टिक मिसाइल को आप छोड़ रहे हो, ठीक है। तो वो ट्रैजेक्टरी पथ पे जाकर आराम से गिर जाती है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल का एम ही वही होता है। एनीवेज, नेक्स्ट जो है यह वाली मिसाइल है हाइपरसोनिक मिसाइल। अब इस हाइपरसोनिक मिसाइल है जो है ना, ये न्यूक्लियर हेड वाली मिसाइल है, पहली बात तो क्लियर कर देता हूँ, और इसको मैनूवर भी किया जा सकता है अनलाइक बैलिस्टिक मिसाइल को जैसे आप मैनूवर नहीं कर पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे, इसको डायरेक्शन नहीं दे पाओगे दैट हाँ यहाँ पर इसी पॉइंट में जाके हिट करो या फिर इसी पॉइंट में जाके हिट करो, आप सिर्फ उस रीजन में छोड़ दोगे, उस पूरा रीजन को ये तबाह कर देगा, ठीक है। तो आपका काम तो बन गया ऐसे भी। बट रिगार्डिंग हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, मतलब किंजल मिसाइल, ये मैनूवर भी करता है। जैसे अभी जो रशिया ने हिट किया, एक पर्टिकुलर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को हिट किया उनके, राइट, तो वो क्या मैनूवर ना किया यार, दैट उसी पिन पॉइंट हिटिंग किया है उसको, समझ रहे हो बात। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है दैट यूएस, चाइना, रशिया के पास यह है, और इंडिया भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली वर्क कर रहा है इस टेक्नोलॉजी को अटेन करने के लिए, हाइपरसोनिक मिसाइल का, ठीक है। चलो, अब जो भी तुम लोग डिस्कस किया उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी कुछ पूछूंगा मैं आपसे। चलो, ये तो खैर अभी मैंने डिस्कस किया, आप लोग बता दोगे। किंजल हाइपरसोनिक एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल वाज रिसेंटली इन यूज, इट बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, चाइना, यूएसए, रशिया, इंडिया। ऑफ कोर्स रशिया इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर क्वालिटी। द प्रिस्क्राइब्ड WHO एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। जी हाँ, एब्सोल्युटली, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। Next statement is 35 out of 50 cities are in India with worst air quality. Absolutely, ये भी बिल्कुल सही है, right? So both the options are absolutely true. क्यों? क्योंकि correct option आपसे पूछा गया है, ठीक है। Next is consider the following statement regarding National Land Monetization Corporation. It is fully owned by the government. Absolutely true. It falls under the administrative jurisdiction of Ministry of Finance. बताओ। जी हाँ, ये भी सही है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, दैट बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, तो ऑफ कोर्स बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज। दूसरा है, द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर अलाउड टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ओके, तो देखो क्या पहला वाला सही है, इलेक्टेड डायरेक्टली लिखा हुआ, ध्यान देना, ये तो इलेक्टेड इनडायरेक्टली किया जाता है ना, बाई यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज नहीं है, बाई इलेक्टोरल कॉलेज है भाई, है ना। तो अगेन ये तो गलत हो गया पहला वाला स्टेटमेंट, है ना। दूसरा वाला स्टेटमेंट, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर अलाउड टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्या ये भी सही है? नहीं यार, नॉमिनेटेड कहाँ, इलेक्टेड मेंबर्स ही सिर्फ अलाउ किया जाता है, तो ये भी गलत है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट, है ना, और दोनों ही तो इनकरेक्ट है ना, तो बोथ आर इनकरेक्ट,
समझ लो, अगर क्वेश्चन में करेक्ट पूछता ना तब इसका डी नन ऑफ द अबव आंसर होता, बट अभी इसका आंसर बी बोथ 1 और 2 इसलिए आंसर सही है क्योंकि ये इनकरेक्ट के बारे में आपको पूछा गया है। क्लियर है? चलो अब आ जाता है मेंस का क्वेश्चन, एक सैम्पल क्वेश्चन विद सैम्पल आंसर आपके सामने। क्वेश्चन पूछा गया, वाई हैज़ द नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन हैज़ बीन सेटअप बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इसको सेटअप करने का रीज़न क्या है? हाउ विल इट जनरेट रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब अनडाउटेडली देखो रीज़न तो यही है दैट जनरेट करना रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो उसी को आपको कैसे लिखेंगे चलो हम लोग बताते हैं, डोंट वरी। या फिर एक काम करो, इस क्वेश्चन को पॉज करो और खुद से लिखने की कोशिश करो, है ना। पहले खुद से लिख लो, अगर हो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये आंसर देख लो यार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल इट जनरेट रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखो स्टार्टिंग हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के साथ किया जहां पर हम लोगों ने उसके बारे में बतलाया दैट हाँ यूनियन गवर्नमेंट जो है एक रिसेंटली अप्रूव किया दैट वो NLMC दैट इज नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन जो कि होली ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी होगी, उसको लॉन्च करने वाली है। और यह क्या काम करेगी? यह करेगी मोनेटाइजेशन ऑफ सरप्लस लैंड और बिल्डिंग एसेट्स जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं ना, उनके पास जो एक्सेस एसेट्स होते हैं उनको काम में लगाएगी, और ऑफ कोर्स डिफरेंट अदर गवर्नमेंट एजेंसीज के भी। मतलब सिर्फ और सिर्फ, अगर ऐसा ओनली मैं नहीं बोल रहा हूँ दैट सिर्फ और सिर्फ CPSEs के एसेट्स को ही लगाएगी, ना 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 ना, अदर गवर्नमेंटल एजेंसीज भी अगर होंगी उनकी भी एसेट्स को लगाया जाएगा, ठीक है, काम में, जिससे ऑफ कोर्स उससे कुछ रेवेन्यू अर्न कर सके हमारी सरकार। देर आर डिफरेंट रीजन्स फॉर सेटिंग अप ऑफ NLMCs। ऑफ कोर्स एक तो सबसे बड़ा जो वैल्यूबल रीजन है वो है दैट सोर्स ऑफ, ये एक्ट करेगा एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। वो तो खैर देखो एम ही है सोर्स ऑफ रेवेन्यू के लिए, राइट। बट व्हाट आर द अदर रीजंस? इन अदर रीजंस को ध्यान से करने की कोशिश करना है। ये आर्टिकल में क्लियरली लिखा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा चलो इस आर्टिकल को होलिस्टिकली एज अ क्वेश्चन आंसर ही आपके सामने पुट फोर्थ किया जाए, राइट। तो ऑफ कोर्स इट विल इनेबल प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अंडर यूज्ड एसेट्स, है ना, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे ही एसेट्स होते हैं ना जो अंडर यूटिलाइज होते हैं, उनका कैसे प्रोडक्टिवली इस्तेमाल किया जाए that will be determined by National Land Monetization Corporation. It is also expected to own, hold, manage and monetize surplus land और building assets, ठीक है, ये भी काम करेगी। साथ ही साथ स्पीड अप करेगी कोई भी क्लोजर अगर प्रोसेस चल रहा है ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, तो अगेन क्योंकि इनके पास तो सारा डेटा रहेगा ना जी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन का, दैट कौन से पब्लिक सेक्टर यूनिट का कौन सा फ्रंट है जो क्या बिल्कुल अंडर यूटिलाइज या फिर यूटिलाइज हो ही नहीं रहा है। तो क्योंकि इनके पास A to Z डेटा रहेगा, तो सोचो कोई एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ऐसी है जो कि काम बिल्कुल नहीं कर पा रही और उनको सरकार को बंद करना है, ठीक है। तो सरकार जो है उसको, क्योंकि सरकार के पास डेटा रहेगा तो वो सरकार एक स्पीड अप कर सकती है उसके प्रोसेस को, जिससे स्ट्रैटेजिक डाइवर्समेंट प्रोसेस जो है गवर्नमेंट के वो प्रॉपर स्मूथ तरीके से हो जाए ना। सवाल यह होता है दैट ठीक है हम लोग तो बोल रहे हैं दैट ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू अर्न करेगी, कैसे करेगी भाई, क्या कुछ क्या मतलब इसके पास क्या अलग सा क्या काम रहेगा इसका। तो देखो ये काम क्या करेगी ना, ये जो पोटेंशियल जो अभी भी अनटैप्ड पोटेंशियल है उसको अनलॉक करने का काम करेगी। किसके रिलेटेड अनटैप्ड पोटेंशियल? ऑफ अनयूज्ड एंड अंडरयूज्ड एसेट्स ऑफ कोर्स सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड डिफरेंट अदर गवर्नमेंटल एजेंसीज। और इसको यूटिलाइज कैसे करवाएगी? ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बुलाएगी दैट आओ इन्वेस्ट करो आप, प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाएगी आओ इन्वेस्ट करो आप, है ना। तो इससे क्या फर्दर कैपिटल तो जनरेट हो ही रहा है यार, है ना। साथ ही साथ ये काम करेगी एडवाइस देने की और सपोर्ट करेगी डिफरेंट अदर गवर्नमेंटल एजेंसीज को भी। अगर कोई भी ऐसी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो क्या चाहती है इनका सपोर्ट, ऑफ कोर्स दे आर रेडी टू सपोर्ट देम, राइट। उनको बोलेगी देखो यह आपका रीजन है जो क्या नॉन कोर एसेट्स में आप क्लासीफाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे आपको कोई मेजर काम इससे आपको नहीं हो रहा है, राइट। और साथ ही साथ आप उसको मोनेटाइज भी कर सकते हो जिससे क्या आपका ऑफ कोर्स फायदा हो सके, राइट। इट एक्ट्स एज अ रिपोजिटरी ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन लैंड मोनेटाइजेशन, असिस्ट प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस टू द गवर्नमेंट। जी हाँ, टेक्निकल एडवाइस भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है ना। सवाल ये होता है चैलेंजेस क्या है भैया NLMC के? देखो सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज भी वैसे जगह बैठा जाती है या फिर उनका मोटिव ऐसा ये होता है ना जो क्या कमर्शियल ना हो, ठीक है। अब आप सोचो प्राइवेट प्लेयर्स या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आप इन्वेस्ट क्यों करोगे? ऑफ कोर्स आपको पैसे चाहिए, खत्म बात। आप जो पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करोगे उसके रिटर्न में भी आपको पैसे चाहिए, इसीलिए ना आप इन्वेस्ट कर रहे हो जी, समझ रहे हो।
तो अब वही इसीलिए जो है, क्योंकि सरकारी चीज़ होता है ना, इसलिए इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होता है ना। एसेट स्पेसिफिक चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत मतलब बहुत लो लेवल का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। स्लो पेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, मतलब आप तो समझ ही रहे हो, सरकारी चीज़ का पेस जो है ना, वो कोई भी अगर चीज़ ऑर्डर कर देती है, ठीक है, उस पर उसका बहुत स्लो पेस में चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जिसको आप हाईलाइट कर सकते हो, कुछ कुछ एग्जांपल्स, कुछ कुछ अगर आपके पास केस स्टडीज़ हैं उसको भी आप हाईलाइट करके लिख सकते हो, दैट हाँ कोई एक पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का में सरकार काफ़ी ज़्यादा लेथार्जीनेस करती है, तो इस टाइप से चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज दिस लैक ऑफ आइडेंटिफाइबल रिसोर्स स्ट्रीम्स। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है एनएलएमसी के पास। देखो क्या है ना, वो तो अभी के लिए चैलेंज है ना, पहली बात तो, क्योंकि अभी इतना जल्दी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। बट धीरे धीरे जब तक वो सोचो, एनटीपीसी का ही है, एनटीपीसी है ना, एनटीपीसी का ही अगर कोई एसेट को इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो पहले इनके एनटीपीसी के जो हेड है उनसे बात करना पड़ेगा ना जी। उसके बाद वो उनके पास कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, इनके पास डेटा चाहिए दैट कौन कौन सा यूनिट कैसा कैसा काम कर रही है, उसके आधार पर ये लोग डिसाइड करेंगे दैट एनटीपीसी का जो है कोर एसेट्स कौन है और नॉन कोर एसेट्स कौन है, ठीक है। और एक बहुत जो बड़ा है वो है कम्युनिटी कंसर्न्स। जी हाँ, कम्युनिटी कंसर्न्स इन द सेंस दैट, सोचो देखो क्या होता है ना, दैट ये काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन ही है, मतलब आप बोल सकते हो दैट इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, दैट जो यूनियन होते हैं है ना, वो तो कम्युनिटीज़ ही बनाते हैं ना जी, है ना, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का यूनियन बना हुआ रहता है, वो लोग बहुत ऑब्स्ट्रक्शन सरकार को पैदा करती है दैट देखो ये तो स्टेपिंग स्टोन है आप प्राइवेटाइजेशन का, अभी से आप अगर ऐसे करके धीरे धीरे अगर एसेट्स देते रहो तो धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, राइट। तो ये इसलिए बेसिकली मतलब एज अ कम्युनिटी कंसर्न भी बहुत ज़्यादा है ना। एट लास्ट आप क्या बोल सकते हो कंक्लूजन में, दैट यस इट इज़ बिलीव दैट एनएलएमसी will bring economic revolution by of course generating revenue and employment opportunities through adequate financial resources। क्यों? क्योंकि पूरा आप एनटीपीसी या फिर पूरा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को तो आप प्राइवेटाइज नहीं कर दे रहे हो ना, आप स्ट्रैटेजिकली प्राइवेटाइज कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए इन एन ऑप्टिमिस्टिक टोन आपको यूजुअली ऐसा माना जाता है दैट कभी भी अगर कोई आंसर को आपको एंड करना है ऑप्टिमिस्टिक टोन में एंड कीजिए सब समय, कभी भी पेसिमिस्टिक टोन में एंड मत कीजिए। पेसिमिस्टिक टोन में अगर एंड करना भी है तो भी कुछ ना कुछ ऑप्टिमिज्म उसमें दिखाइए, जिससे एक रे ऑफ होप पैदा हो सके, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी टूडेज क्लास, राइट। एंड आप प्लीज़ आप डाउनलोड ज़रूर से कर सकते हैं पीडीएफ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ज़रूर से डाल दूंगा। So thank you guys, thank you for listening to the whole video. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.